हेलो दोस्तों, मैं नवीन शाह। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का फोकस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारा ये कुमार वंश का तीसरा पार्ट चलेगा आज। हमने इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर रखे थे, तो यदि आप लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप उन पार्टों को देख सकते हैं। आज हमारा कुमार वंश का तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे गढ़वाल के प्रसिद्ध शासक एवं सबसे शक्तिशाली शासक राजा अजयपाल के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। राजा अजयपाल के बारे में कई सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इनसे संबंधित जानकारी रखनी है। लेखपाल के एग्जाम में या पटवारी के एग्जाम में, पुलिस कांस्टेबल दरोगा के एग्जाम में कोई ना कोई सवाल आपके अजयपाल से पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं हम अपनी क्लासेस को अजयपाल के साथ। देखिए, पहले कल तक जो हमने पढ़ा था उसको जरा आपको बता देते हैं कि कल हमने कनकपाल से आगे की कहानी को शुरू किया था। राजा कनकपाल के बाद 24 नंबर के आपके शासक आते हैं बिलंड घाटी में सोनपाल जी। सोनपाल जी वहीं पर ही बसना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार वहां से हमारा जो कुमार वंश है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। और उसके बाद की कहानी हमने जाना था और हम 2-3 शासकों के बारे में कल बात किए थे, जैसे लखन देव के बारे में बात किए थे, जैसे आनंदपाल सेकंड के बारे में बात किए थे। इसी प्रकार से हमने सोनपाल के बारे में भी बात की थी। और आज हम जो बात करेंगे वो होगा आपका 37 नंबर का शक्तिशाली शासक राजा अजयपाल। चलिए भाई, देखो अब राजा अजयपाल के बारे में इधर समझते हैं इनकी कहानी को। राजा अजयपाल की देखिए, राजा अजयपाल जैसे ही आपके शासन में आएंगे, इनका शासन काल होगा 1490 ईस्वी से 1520 ईस्वी के आसपास। देखिए, जैसे ही अजयपाल आपके शासन में होंगे गढ़वाल पर, अजयपाल जैसे ही अजयपाल गढ़वाल में आएंगे तो जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि इन्होंने यहाँ पर गढ़वाल में जितने भी गढ़ हुआ करते थे वो जीत लिया था। लगातार वो जीतते चले आ रहे थे, लेकिन उसमें एक गढ़ ऐसा था जिनका अजयपाल को बहुत सामना करना पड़ा। उस गढ़ का नाम था दोस्तों टिहरी कप्पू चौहान का गढ़। जरा ध्यान दीजिए, इस कप्पू चौहान के गढ़ से आप एग्जाम में सवाल आते हैं। अजयपाल ने सोचा कि जिस प्रकार से अन्य गढ़ों के शासकों ने मेरी अधीनता बिना युद्ध लड़े, किसी ने तो बिना युद्ध लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो अजयपाल ने इनके पास संदेश पहुंचाया कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करो। यदि आप अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें आप पर मजबूरन चढ़ाई करनी पड़ेगी, अर्थात आपसे युद्ध करना पड़ेगा। कप्पू चौहान के पास मैसेज पहुंचता है। कप्पू चौहान उस संदेश में ये लिख करके भेजते हैं कि देखो, मैं ये वाक्य आपके एग्जाम में पूछा जाएगा है, मैं पशुओं में बाघ की तरह एवं पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं और मैं इतने जल्दी से किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। डायरेक्टली उन्होंने सीधे संदेश भेज दिया अजयपाल को कि मैं पशुओं में बाघ की तरह एवं पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं। मतलब जिस प्रकार से बाघ, शेर एक शक्तिशाली पशु होता है, उस प्रकार से गरुड़ एक शक्तिशाली पक्षी होता है, उसी प्रकार से मैं भी हूं। ठीक है, अजयपाल ने कहा चलो अच्छी बात है। तो अजयपाल की विशाल सेना बढ़ गई आपकी कप्पू चौहान गढ़ की ओर, जिसके गढ़ का नाम हुआ करता था उप्पूगढ़। इनके जो गढ़ का नाम हुआ करता था वो हुआ करता था उप्पूगढ़। तो उप्पूगढ़ की ओर बढ़ी किसकी सेना? अजयपाल की सेना। और अजयपाल की सेना जैसे ही उप्पूगढ़ की ओर बढ़ी, वैसे ही यहां पर दोस्तों कहानी चेंज हो जाती है। यहां पर कप्पू चौहान के जो भी सैनिक थे वो अजयपाल की सेना के सामने पूरी तरीके से धराशायी हो जाते हैं। पूरा का पूरा कप्पू चौहान का गढ़ एकदम पराजित हो जाता है। किसकी सेना से? अजयपाल की सेना से। यहां तक कहानी आती है, इतिहासकार लिखते हैं कि कप्पू चौहान ने फिर भी अधीनता स्वीकार नहीं की, युद्ध हारने के बाद भी अधीनता स्वीकार नहीं की। अजयपाल ने अपने सैनिकों को संदेश दिया कि कप्पू चौहान का सर अलग कर दिया जाए। लेकिन कप्पू चौहान के बारे में कहा जाता है, कहावत है दोस्तों, कि कप्पू चौहान ने अपनी भूमि की मिट्टी को
मुंह में डाल करके सर को इतने जोर से झटका कि सर सीधे अपने आप ही अलग हो गया। दोस्तों जैसे ये घटना वहां पर घटती है, वैसे ही अजय पाल का जो हृदय था बहुत, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जैसे अशोक का हृदय हुआ था कलिंग युद्ध के बाद, सीधे परिवर्तित हो गया था, तो अजय पाल का हृदय भी इसी प्रकार से गया। और उन्होंने कहा, पप्पू चौहान के लिए एक लाइन कही, वीर तुम जीते और हम हारे। तो आपके पास एग्जाम में पूछेगा कि वीर तुम जीते हम हारे, ये वाक्य निम्नलिखित में से किस पवार वंशी शासक का है? या तो ऐसे पूछेगा कि मैं पशुओं में बाघ की तरह एवं पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं, ये वाक्य किसने कहे? को यहां से आंसर मिल गए होंगे। तो इस प्रकार से आपके पप्पू चौहान के गढ़ के बाद अजय पाल का हृदय बहुत जो है कि आपका बिल्कुल युद्ध ना करने से वो प्रेरणा ले लेते हैं कि आज से हम युद्ध नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था, उसी प्रकार से अजय पाल का भी हृदय परिवर्तित हो जाता है। और अजय पाल इसके बाद गोरखनाथ पंत संप्रदाय के अनुयायी बन गए। अब क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से किस पवार वंशी शासक ने गोरखनाथ पंत संप्रदाय के अनुयायी बने थे? उसका आंसर होगा राजा अजय पाल। देखिए, गोरखनाथ पंत संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसको कहा जाता है कि आपके यहाँ पर जो आपका जो देवलगढ़ हुआ करता था, यहाँ पर जो देवलगढ़ हुआ करता था दोस्तों, देवलगढ़ पड़ता है आपसे श्रीनगर के ठीक 7 किलोमीटर एक स्थान पड़ता है देवलगढ़। वहां पर ऐसा कहा जाता है कि सत्यनाथ, या इसको सत्यनाथ नाम करके लिखा होगा, इन सत्यनाथ से संबंधित एक समुदाय हुआ करता था गोरखनाथ का देवलगढ़ में। तो इसी सत्यनाथ को अजय पाल का गुरु भी माना जाता है। अजय पाल के गुरु माने जाते हैं आपके सत्यनाथ या सतनाथ जी। गोरखनाथ के प्रसिद्ध जो है अनुयायी हुआ करते थे सतनाथ। अब 2 क्वेश्चन इनसे संबंधित हो रहे हैं। देखिए, एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि भरतहरि, जो आपके भरतहरि और जो आपके गोपी चंद थे, इन्हीं के ही समतुल्य आपके अजय पाल को भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि भरतहरि एवं गोपी चंद के समतुल्य आपके अजय पाल गोरखनाथ के अनुयायी हुआ करते थे। आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, निम्नलिखित में से भरतहरि एवं गोपी चंद के समतुल्य कौन से पवार वंशी शासक थे? तो वो माने जाते हैं अजय पाल को। अजय पाल ने यह धर्म अपनाया था, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। किस युद्ध के बाद? पप्पू चौहान गढ़ से युद्ध के बाद। यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसके आगे की कहानी, एक पॉइंट और यहां पर आपको याद रखना है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि पप्पू चौहान के सेनापति का नाम था देबू। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि देबू की वजह से वहां की महारानियों को जौहर करना पड़ा था। तो आइए जरा इस बात को भी समझते हैं। देखिए, पप्पू चौहान के महारानियों को या पप्पू चौहान गढ़ की रानियों को जौहर करना पड़ा। तो जौहर तो आप लोग जानते ही होंगे। यदि मैं इतिहास में जौहरों की बात करूं तो 1 मिनट में थोड़ा इसको जान लेते हैं। देखो, यदि जौहर की बात की जाए तो आपने पद्मावती के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा कि 1303 ईस्वी में जो आपके पद्मावती ने जौहर किया था, वो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। पद्मावती राणा रतन सिंह की पत्नी हुआ करती थी, इन्हीं के द्वारा जौहर किया गया था। यदि मैं आपके पास दूसरे जौहर की बात करूं तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में आपके 2 प्रसिद्ध जौहर होते हैं आपके चित्तौड़गढ़ में। एक आपका चित्तौड़गढ़ का जौहर होता है, जो सबसे पहला जौहर है 1535 का। ये जौहर होता है कर्णावती के द्वारा। रानी कर्णावती किसकी पत्नी थी? तो आपकी राणा सांगा की पत्नी हुआ करती थी दोस्तों। कौन? कर्णावती। एक उत्तराखंड में भी कर्णावती है। उत्तराखंड की कर्णावती के बारे में अभी आगे जब हम आपको राजा महिपति शाह पढ़ाएंगे। उसके बाद जब पृथ्वीपति शाह आएंगे तो उनकी संरक्षिका के रूप में रानी कर्णावती क्या शासन करेगी। तीसरा जौहर अगर मैं बात करूं तो चित्तौड़ का एक और जौहर है दोस्तों। इस जौहर को किया गया था, ये चित्तौड़ का दूसरा जौहर है, और वैसे देखा जाए तो क्रम में तो आपके यहाँ पर तीसरा है। तो लगभग अगर मैं बात करूंगा इस जौहर की,
तो आपको, हाँ चित्तौड़ का, एक सेकंड, आपका चित्तौड़ का ये दूसरा जौहर होगा क्योंकि यहां पर आपके ये पहला जौहर है। और इसके बाद आपका चित्तौड़ का दूसरा जौहर जो होगा वो दोस्तों आपका यहां पर होगा, देखिए 1535 वाला हो गया चित्तौड़ का, 1303, 1535 का कर्णावती का। और तीसरा जौहर जो होता है दोस्तों वो होता है 1567 में, और वो होता है अकबर के समय आपके जो राणा प्रताप जी रहते हैं उनकी जो पत्नी रहती है फूल कुंवर, उनके द्वारा जौहर किया गया था। ये प्रसिद्ध जौहर है भारतीय इतिहास के, ये आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेंगे। इसमें से जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वो ये भी है, राणा प्रताप सिंह का भी पूछा जाता है, राणा आपका राणा सांगा जी का भी पूछा जाता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है सांगा का। जैसे जौहर हुए थे आपके, वैसे ही हमारे उत्तराखंड में अजय पाल ने जब कप्पू चौहान को पराजित किया था तो वहां की कप्पू चौहान के गढ़ की महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया था। तो राजा अजयपाल वह व्यक्ति होगा या वह राजा होगा जिसने उत्तराखंड में, तो किस पवार वंशी शासक ने उत्तराखंड में जौहर प्रथा देखी थी, उसका आंसर होगा दोस्तों राजा अजयपाल। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके दूसरे प्रशासन या फिर इससे संबंधित कुछ दूसरे फैक्टों को जानते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक सेकंड के अंतर्गत। देखो आपका जैसे ही अजयपाल शासन में आएगा वैसे ही अजयपाल सबसे पहले 52 गांवों को जीतने का काम करेगा। उनमें से एक गढ़ होगा कप्पू चौहान का गढ़, जो सबसे प्रसिद्ध गढ़ होगा, जो सबसे शक्तिशाली गढ़ होगा। कप्पू चौहान के बारे में हमने जान लिया। चौहान के गढ़ के समय यहाँ पर जौहर प्रथा भी देखने को मिली थी। इसका मतलब यह है कि राजा अजयपाल वो शासक हुआ करता था जिसने उत्तराखंड में जौहर प्रथा देखी थी। जौहरों के बारे में ये वर्णन है, ये आपको भारतीय इतिहास में पढ़ने को मिलता है। सबसे प्रसिद्ध है पद्मावती का जौहर, ठीक है। अपनी रानी का, अपनी सहेलियों या फिर उस गढ़ की रानियों का एक साथ उनको लेकर के एक साथ आग में कूदना ही क्या कहलाता है, जौहर कहलाता है। नेक्स्ट, अब देखिए इनके प्रशासन की बात करते हैं, अजयपाल से संबंधित कुछ और फैक्टों की बात करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कप्पू चौहान के सेनापति का नाम क्या था, तो दोस्तों आपको पता चल गया है कप्पू चौहान के सेनापति का नाम देव। अजयपाल चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक अजयपाल उत्तराखंड का। देखिए अजयपाल जैसे ही आपके शासन में आए तो सबसे पहले अपने शासन में केंद्रीय नींव रखेंगे, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था करेंगे। प्रशासन की व्यवस्था करेंगे। केंद्रीय प्रशासन में क्या होता है कि सारे के सारे पूरे गढ़वाल का एकीकरण करेंगे। इधर देखिए, ये आपके अजयपाल पूरे गढ़वाल का एकीकरण करेंगे। तो जिस प्रकार से एकीकरण जर्मनी का हुआ था बिस्मार्क के द्वारा, उसी प्रकार से आपके गढ़वाल का एकीकरण किया किसने, बिस्मार्क ने, वो सॉरी अजयपाल ने। इसीलिए उत्तराखंड का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो अजयपाल को कहा जाता है। अजयपाल के बहुत सारे नाम है दोस्तों। एक तो आपको मिल गया, इतने के बाद ये जो है कि आपके उत्तराखंड के अशोक भी कहे जाते हैं, बिस्मार्क भी कहे जाते हैं, इनको नेपोलियन भी कहा जाता है। इतने नाम आप फिलहाल याद रखिए। अभी हम आगे बात करेंगे। कुछ भरत कवि ने मनोदय काव्य में इनको नाम दिए हैं। देखिए उन नामों को भी लिख ही लेते हैं। इनको कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, इनको कुबेर के नाम से भी जाना जाता है, इनको इंद्र के नाम से भी जाना जाता है, इनको भीम के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये सारे के सारे नाम दोस्तों आगे हम पढ़ाएंगे आपको। मानसा, मानसा के प्रसिद्ध दरबारी कवि हुआ करते थे भरत। तो भरत कवि के द्वारा लिखा गया है आपका मनोदय काव्य। मनोदय काव्य में ये सारे के सारे नामों से अजयपाल को जाना जाता है। कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है, अशोक कहा जाता है, और कृष्ण कुबेर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखेंगे, पूरा का पूरे गढ़वाल का एकीकरण करेंगे, पूरे के पूरे गढ़वाल का एकीकरण करेंगे आपके अजयपाल। इसके बाद देखिए आगे, सबसे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों कल से कि चांदपुर इनकी राजधानी हुआ करती थी। चांदपुरगढ़ इनकी राजधानी हुआ करती थी। जैसे ही अजयपाल शासन, तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 1512 में ये अपनी राजधानी को देवलगढ़ ले जाएंगे। 1512 में ये अपनी राजधानी को देवलगढ़ ले जाएंगे। देवलगढ़ के बारे में
जरा सुनिए, कुछ फैक्ट हैं। यहाँ पर राज राजेश्वरी की स्थापना की गई, राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना की गई। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, राज राजेश्वरी पंवार वंशों की कुल देवी हुआ करती थी। एक फैक्ट और है आपके देवलगढ़ से संबंधित। देवलगढ़ में विष्णु मंदिर है। उस विष्णु मंदिर के दाईं ओर आपका यह विष्णु मंदिर है। इस प्रकार से इस विष्णु मंदिर के दाईं ओर इस साइड अजयपाल की एक प्रतिमा है दोस्तों। ऐसा है कि यहाँ पर अजयपाल पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से अजयपाल की पद्मासन मुद्रा वाली मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, या फिर चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, या ऐसा पूछेगा कि किस मंदिर से प्राप्त हुआ है, तो विष्णु मंदिर है आपका देवलगढ़ में, वहां दाईं आपके अजयपाल की पद्मासन मुद्रा प्राप्त हुई है। 1512 में आपकी राजधानी जाएगी देवलगढ़। कुछ ही समय तक देवलगढ़ आपकी राजधानी रहेगी अजयपाल की। और ऐसा कहा जाता है मित्रों, 17 ईस्वी अजयपाल राजधानी को श्रीनगर स्थानांतरित करेंगे, श्रीनगर स्थानांतरित करेंगे। एक और नया नाम आपके पास श्रीनगर। श्रीनगर राजधानी बनाने का श्रेय जाता है अजयपाल को, जबकि श्रीनगर जो बसाने का श्रेय जाता है उत्तराखंड में दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि श्रीनगर को बसाने या श्रीनगर की स्थापना राजा महिपति शाह के द्वारा की गई थी, राजा महिपति शाह के द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ पर आपको दो सवाल याद रखने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि श्रीनगर राजधानी किसने बनाई थी, तो राजा अजयपाल ने बनाई थी। और यदि ऐसा पूछे श्रीनगर बसाने किसको जाता है, तो उसका आंसर राजा महिपति शाह। आगे अभी कल या को राजा महिपति शाह के बारे में पढ़ाया जाएगा, वहां पर इस बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे। इतनी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी। राजधानी, पहली राजधानी देवलगढ़, दूसरी श्रीनगर। अब दोस्तों इसके बाद राजधानी आपकी लगातार एक श्रीनगर में ही रहेगी और 1804 तक ये राजधानी श्रीनगर ही जाएगी। एक बार कल मैंने आपको बताया था कि पहली राजधानी चांदपुरगढ़ जाएगी, दूसरी राजधानी चांदपुर से बीलंड घाटी जाएगी, तीसरी फिर आपकी जो है चांदपुरगढ़ जाएगी, फिर आपके चौथे नंबर पे कहाँ चलेगी, देवलगढ़ चलेगी, फिर आपके 5वें नंबर पे दोस्तों राजधानी कहाँ जाएगी, श्रीनगर जाएगी। और इसके बाद 6वें नंबर की राजधानी दोस्तों कहाँ होगी, टिहरी होगी। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अब आगे देखिए और क्या क्या इन्होंने काम किए हैं। राजधानी बात हो गई। इसके बाद देखिए, ऐसा कहा जाता है दोस्तों जैसे ही आपके अजयपाल शासन में बैठे, अब हम आपके पास दूसरे टॉपिक में चल रहे हैं, चंद आक्रमण। उत्तराखंड के गढ़वाल पर चंद आक्रमण आपके हो जाते हैं, अर्थात चंदों के द्वारा अजयपाल के टाइम पर आक्रमण किया गया था गढ़वाल में। इसमें बड़ा ही कंफ्यूज है भाई, बड़ा ही कंफ्यूजन हमारी किताबें बताती हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, ऐसा कहा जाता है आपके बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कि 1491-92 ईस्वी कौन सा युद्ध, बदानगढ़ का युद्ध। ऐसा कहा जाता है मित्रों 1492 ईस्वी में आपके गढ़वाल पर राजा कृतिचंद का आक्रमण हुआ था, राजा कृतिचंद का आक्रमण हुआ था, राजा कृतिचंद का आक्रमण हुआ था। किसके अनुसार, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। बद्रीदत्त पांडे आपके कुमाऊं इतिहास के लेखक कहलाते हैं, कुमाऊं इतिहासकार कहलाते हैं। उन्होंने कुमाऊं के इतिहास को लिखा है। जिस प्रकार से हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल के इतिहास को लिखा है, उसी प्रकार से बद्रीदत्त पांडे ने का इतिहास लिखा है। बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कृतिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और अजयपाल उस युद्ध को हारे थे, अजयपाल उस युद्ध को हारे थे। और हारने के बाद ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये बीच में कुमाऊं और गढ़वाल, तो ये लाइन निर्धारित की गई थी, ये बॉर्डर निर्धारित किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस युद्ध के बाद उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य बॉर्डर लाइन खींची गई थी। उस युद्ध का नाम बदानगढ़ का युद्ध और सन होगा 1491-92।
बद्रीदत्त पांडे के अनुसार 1491-92 में आपका यहाँ पर आक्रमण होगा कीर्तिचंद का, और ऐसा कहा जाता है कि कीर्तिचंद ने अजयपाल को पराजित किया था। लेकिन इसके जस्ट उल्टा रतुड़ी जी बोलते हैं, हरिकृष्ण रतुड़ी जी बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 2 युद्ध हुए। वो कहते हैं कि 2 युद्ध हुए, एक में आपका कीर्तिचंद जीता, एक में आपका अजयपाल जीता। ये हमको ऐसा बताते हैं। जबकि दोस्तों एक पुस्तक रामायण प्रदीप उत्तराखंड में पंवार वंशों से संबंधित सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है रामायण प्रदीप। प्रदीप शाह के शासनकाल में एक प्रसिद्ध जो है कवि हुआ करते थे मैदाकर शर्मा, उनके द्वारा लिखी गई है रामायण प्रदीप। मैदाकर शर्मा लिखते हैं रामायण प्रदीप में कि इस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि गढ़वाल पर कैतुरा आक्रमण या कूर्मांचलीय शत्रुदल आक्रमण हुआ था। कूर्मांचलीय शत्रुदल आक्रमण हुआ था। यह फैक्ट भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। एक बार करते हैं, देखिए कीर्तिचंद ने आक्रमण किया गढ़वाल पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बद्रीदत्त पांडे बोलता है कि कीर्तिचंद ने अजयपाल को पराजित किया, वहीं से ही आपके उत्तराखंड की ये बॉर्डर लाइन खींची गई। लेकिन हरिकृष्ण रतुड़ी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 2 युद्ध हुए, दोनों के मध्य एक जीता कीर्तिचंद, दूसरा जीता आपका अजयपाल। दोनों याद रखने हैं आपको, कोई सा भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो प्रदीप है, प्रदीप शाह के शासनकाल में लिखी गई थी रामायण प्रदीप मैदाकर शर्मा के द्वारा। वो लिखते हैं कि इस समय कैतुरा आक्रमण वो कूर्मांचलीय शत्रुदल का आक्रमण हुआ था। तो उत्तराखंड में कैतुरा आक्रमण किसके शासनकाल के तहत हुआ था, या फिर गढ़वाल में किसके समय कैतुरा आक्रमण हुआ था? तो ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है? प्रदीप शाह के मैदाकर शर्मा जो कवि होते थे उनसे मिल रही है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है इस वाले युद्ध से संबंधित। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है अजयपाल आपके शासन में बैठेंगे। अजयपाल आपके शासन में बैठे कि यहाँ पर जात पात की कुछ कंडीशन खराब है, तो करते हैं बात बनाने वाले ब्राह्मण जिनको कहता है सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति करते हैं। अर्थात उत्तराखंड में सबसे पहले सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो राजा अजयपाल के द्वारा की गई थी। इसका कारण दोस्तों ये था, एक तो जात पात का सिस्टम था, दूसरा एक कारण हम आपको बताते हैं। आगे हम आपको महपति शाह पढ़ाएंगे। महपति शाह में आपको एक जानकारी मिलेगी कि महपति शाह ने रोटी सूची प्रथा आरंभ की थी। इस रोटी सूची प्रथा का काम क्या था, अर्थात ये प्रथा क्यों की गई थी? तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि यहां से आक्रमण हो रहे थे लगभग तिब्बत से, दापा जबरा तिब्बत से, और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ठंडे इलाके का पोर्शन है। तो मैं कि जो ये सरोला ब्राह्मण की जो ये प्रथा चलते आ रही है इसको चेंज कर दिया जाए। बात हो सकते हो सच हो, चेंज कर दिया नहीं बनाएंगे। अब यहां पर ठंडे इलाकों में ब्राह्मण कैसे करके खाना बनाएगा? अब आपको तो पता है कि ब्राह्मण तो खाना बनाएगा तो धोती पहन के ही खाना बनाएगा, तो ठंडे एरिया में तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए उनको मजबूरन रोटी सूची प्रथा चलानी पड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रथा के अनुसार अब सैनिकों को कोई भी खाना बना सकता था, अर्थात कोई भी उसमें कोई प्रथा निर्धारित नहीं थी। लेकिन यहां पर एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखें, में हम अभी बात करेंगे आगे जब आपका राजा महपति शाह चलेंगे। जब आपका राजा महपति शाह चलेगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। सरोला ब्राह्मण की प्रथा किसने शुरू की थी? राजा अजयपाल ने शुरू की थी। यह बात होगी। दूसरा देखो, एक और प्रथा चलाते हैं आपके राजा अजयपाल। उन्होंने सबसे प्रारंभ की थी। मापतोल प्रणाली दूली
धूली पाता प्रणाली आपकी शुरू की गई थी इसके द्वारा। दोस्तों आपको पता होगा कि गांव में पहले अनाज नापने का एक यंत्र करता था, एक है कि पाता से आपके अनाज नापा जाता था। एक पाता लगभग 2 केजी का होता है दोस्तों। और माणा में बात करूं तो 4 माणा का आपका एक पाता होता है। इस प्रकार की परंपरा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? अजय पाल के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये देखिए इनके बारे में, केंद्रीय प्रशासन की राजधानी स्थानांतरित कर ली आपका। इनके टाइम पे चंद आक्रमण भी हो गए। सरोला ब्राह्मण की प्रथा भी इनके द्वारा शुरू कर दी गई। सारे इंपॉर्टेंट काम है आपके राजा अजय पाल के। कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ 1-2 लाइन के फैक्ट बचे हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा अजय पाल ने ही कोत्यूरियों से सियासनगढ़ को छीना था। मतलब कोत्यूरियों का सियासन राजा अजय पाल ने ही छीना था। ठीक है, बातें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। दूसरा 1-2 पॉइंट और है आपका। सिंह का सांवरी ग्रंथ, ऐसा है ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है इस पॉइंट को। सूरवीर सिंह का आपका क्या है? सांवरी ग्रंथ है। इसमें राजा अजय पाल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि राजा अजय पाल 84 सिद्धू में से एक सिद्ध हुआ करते थे, उनको सिद्ध की प्राप्ति थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके राजा अजय। यहां से कुछ भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। जौहर की प्रथा इनके टाइम पर हुई थी। कप्पू चौहान से इनका सामना हुआ था। खास तौर पे आपने वो चंद आक्रमण है उसको ध्यान रखना है। 1491, 1492 का आक्रमण, आपके सरोला की प्रथा और आपके धूली पाता वाली प्रथा अजय पाल के टाइम की प्रथाएं थी। तो ये था दोस्तों आपका राजा अजय पाल। इनसे संबंधित आपको फैक्ट सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो राजधानी वाले फैक्ट आप याद रखिए कि देवलगढ़ राजधानी स्थानांतरित की गई थी, श्रीनगर राजधानी कब स्थानांतरित की गई थी। इस प्रकार से आपके फैक्ट जो है पूछे जाते हैं। तो ये था दोस्तों आपका राजा अजय पाल। मिलते हैं इससे आगे कल नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट।